नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने विशलदेव चौहान या विग्रहराज चतुर्थ के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विग्रहराज चतुर्थ के उत्तराधिकारियों के बारे में। विग्रहराज चतुर्थ के बाद उसके पुत्र अपर गांगेय ने कुछ समय शासन किया। उसकी मृत्यु युवावस्था में ही हो गई। कहा जाता है कि जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज द्वितीय 1164 से 1169 ईस्वी ने अपर गांगेय की हत्या कर दी और स्वयं शासक बन गया। उसने 1169 ईस्वी तक शासन किया। संभवतः पृथ्वीराज द्वितीय के कोई पुत्र नहीं था, अतः उसके बाद अर्णोराज का सबसे छोटा पुत्र सोमेश्वर शाकंभरी का राजा बना। उसने 1169 से 1177 ईस्वी तक शासन किया। सोमेश्वर का विवाह त्रिपुरी के शासक अचल की पुत्री कर्पूरी देवी से हुआ। इससे सोमेश्वर के दो पुत्र हुए, पृथ्वीराज और हरिराज। सम्राट बनने के बाद वे अपने पिता के साथ 1169 ईस्वी में गुजरात से अजमेर आ गए। सोमेश्वर ने केवल 8-9 वर्ष तक शासन किया और 1177 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अपने पिता सोमेश्वर की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्पायु में पृथ्वीराज तृतीय 1177 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी। सोमेश्वर की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज तृतीय 1177 ईस्वी में चौहान वंश का राजा बना। उस समय तक सपादलक्ष के चौहानों ने अपने सफल सैनिक अभियानों के द्वारा न केवल अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, अपितु अपने आप को एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित कर लिया था। उन्होंने सांबर के स्थान पर अजमेर को अपनी नई राजधानी बना लिया था। इसी को केंद्र बनाकर पृथ्वीराज तृतीय ने चौहान शक्ति को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। पृथ्वीराज तृतीय की जन्मतिथि विवादास्पद है। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के अनुसार उसका जन्म विक्रम संवत 1223 के ज्येष्ठ मास की द्वादशी को हुआ था। इस हिसाब से सिंहासन पर बैठने के समय उसकी आयु लगभग 11 वर्ष की थी। अतः प्रारंभ में उसने अपनी माता कर्पूरी देवी के कुशल संरक्षण में शासन प्रारंभ किया। कर्पूरी देवी ने सोमेश्वर के मंत्रियों तथा अधिकारियों को उनके पुराने पदों पर कायम रखा। इस समय पृथ्वीराज का मुख्यमंत्री कदम्बवास था, जो कि अत्यधिक विद्वान, कुशल शासक व स्वामी भक्त था। पृथ्वीराज की प्रारंभिक विजय का श्रेय इसी को जाता है। इस समय दूसरा प्रमुख व्यक्ति भुवनमल था, जो कलचुरी का राजा था और पृथ्वीराज की माता ने इसे अपना सेनापति नियुक्त किया था। डॉक्टर गोपीनाथ का मत है कि महत्वाकांक्षी पृथ्वीराज ने 1178 ईस्वी के आसपास ही शासन के सभी कामकाज अपने हाथ में ले लिए थे। तत्कालीन परिस्थितियां। पृथ्वीराज तृतीय का प्रारंभिक काल देश की राजनीतिक उथल-पुथल का समय था। भारत के उत्तर पश्चिम की ओर से मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में मुसलमानों का दबाव बढ़ता जा रहा था और उत्तर भारत में एक सबल केंद्रीय सत्ता का सर्वथा अभाव था। समूचे देश में विविध हिंदू राजवंशों तथा कुछ प्रदेशों पर मुस्लिम राजवंशों का शासन था और ये सभी आपसी संघर्ष में डूबे हुए थे। उत्तरी भारत में चौहानों के बाद दूसरा शक्तिशाली राज्य गढ़वाल राठौड़ों का कन्नौज था। वहां का शासक जयचंद चौहानों का प्रतिस्पर्धी था। अधिकांश राजपूत शासक हठीले और गर्वशील थे और देश की सुरक्षा के लिए संयुक्त संगठन बनाकर शत्रु से मोर्चा लेने की बात उनकी बुद्धि और सामर्थ्य के बाहर थी, क्योंकि वे अपने में से किसी एक का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। 1175 ईस्वी के आसपास मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण करके उसे अधिकृत कर उसने उच्च के राज्य को भी जीत लिया। वह 1178 ईस्वी में उसने चौहान राज्य की सीमा को पार करके गुजरात पर आक्रमण किया, परंतु उसे पराजित होकर वापस लौटना पड़ा। गौरी के आक्रमण भावी संकट के संकेत दे रहे थे, फिर भी भारत के किसी भी शक्तिशाली हिंदू शासक ने उसके प्रारंभिक आक्रमणों का सही मूल्यांकन करने का प्रयास नहीं किया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय तथा उसके अधिकारियों ने इस समय गौरी के विरुद्ध
कोई कदम न उठाकर गंभीर भूल की, जिसका घातक परिणाम उन्हें बाद में भुगतना पड़ा। वैसे इस समय चौहान राज्य को सबसे बड़ा खतरा दक्षिण पश्चिम की तरफ से गुजरात के चालुक्यों से था। चौहान चालुक्य वंश एक लंबे समय से अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने के प्रयास में लीन थे। पृथ्वीराज तृतीय को अल्पवयस्क देखकर चौहानों के कृत भंडानकों ने विद्रोह कर दिया। इससे भी गंभीर समस्या नागार्जुन ने उत्पन्न कर दी थी। वह विग्रहराज चतुर्थ का लड़का था। उसने गुड़गांव गुड़पुर पर अधिकार कर लिया और अब चौहान सिंहासन छीनने की तैयारी में जुटा हुआ था। इस प्रकार सिंहासन पर बैठते ही अल्पवयस्क पृथ्वीराज चौहान को बाह्य और आंतरिक दोनों शत्रुओं से लोहा लेना था। उसने सर्वप्रथम आंतरिक शत्रुओं को परास्त कर केंद्रीय शक्ति को सबल बनाने का निश्चय किया। प्रारंभिक विजय, नागार्जुन का दमन। पृथ्वीराज चौहान के गद्दी पर बैठते ही विग्रहराज चतुर्थ के छोटे पुत्र नागार्जुन व पृथ्वीराज के चाचा अपरगाम्य ने उसके उत्तराधिकार को चुनौती दी और गुड़गांव पर अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज तृतीय ने अपने मुख्यमंत्री कदम्बवास की देखरेख में एक विशाल सेना के साथ नागार्जुन के केंद्र गुड़गांव पर आक्रमण किया। नागार्जुन तो किसी प्रकार से भाग निकला, परंतु उसकी मां, पत्नी और बच्चे तथा परिवार के अन्य सदस्य पकड़ लिए गए। नागार्जुन के अनेक सैनिकों तथा कर्मचारियों को बंदी बनाकर अजमेर लाया गया, जहां उन्हें मौत के घाट उतारा गया और उनके कटे हुए सिर अजमेर दुर्ग के फाटकों पर लटका दिए गए। ऐसा भावी राजद्रोहियों को चेतावनी के तौर पर किया गया था। इसके बाद नागार्जुन का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। भंडानकों का दमन। भंडानक इस समय किस क्षेत्र में आबाद थे, यह विवादास्पद है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह जाति गुड़गांव और हिसार जिले के आसपास बसी हुई थी। डॉक्टर दशरथ शर्मा का मानना है कि यह जाति कन्नौज और हर्षपुर के मध्यवर्ती क्षेत्र में आबाद थी और संभवतः बयाना भी इनके राज्य में सम्मिलित था। डॉक्टर सत्यप्रकाश के अनुसार यह जाति रेवाड़ी तहसील के आसपास बसी हुई थी। विग्रहराज चतुर्थ ने इनको पराजित किया था, परंतु अब वे पुनः शक्तिशाली हो गए थे और पृथ्वीराज की अल्पवयस्कता का लाभ उठाते हुए इन्होंने विद्रोह कर दिया था। पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी के आसपास भंडानकों पर जबरदस्त आक्रमण कर दिया। उनकी बस्तियों को उजाड़ दिया गया और सैकड़ों को मौत के घाट उतार दिया गया। हजारों भंडानक उत्तर की तरफ भाग गए और शेष ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद एक शक्ति के रूप में भंडानकों का उल्लेख नहीं मिलता। इन प्रारंभिक विजयों के बाद पृथ्वीराज तृतीय का उत्तराधिकार सुदृढ़ बन गया और चौहान राज्य की राजनीतिक एकता भी सुदृढ़ हो गई। भविष्य में किसी चौहान उम्मीदवार ने उसके नेतृत्व को चुनौती देने का साहस नहीं किया। पृथ्वीराज चौहान की दिग्विजय। अपनी प्रारंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर पृथ्वीराज ने विस्तारवादी नीति या दिग्विजय को अपनाने का निश्चय किया। इसके लिए परिस्थितियां भी अनुकूल थी और देश को भी एक सशक्त शासक की आवश्यकता थी जो अपनी शक्ति तथा नेतृत्व के बल पर मुसलमानों की विस्तारवादी नीति पर अंकुश लगा सके। पहली थी जैजाक भुगती की विजय। भंडानकों के विद्रोह का दमन करने के पश्चात पृथ्वीराज ने चंदेलों पर आक्रमण करने का निश्चय किया। इस समय चंदेलों का राज्य काफी विस्तृत था, जिसमें बुंदेलखंड, जैजाक भुगती, महोबा आदि सम्मिलित थे। महोबा उनकी राजधानी थी। इस समय परमादी या पारमर्दी चंदेल राज्य पर शासन कर रहा था। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने चंदेलों पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज रासों व कल्प काव्यों से पता चलता है कि चौहानों ने चंदेलों की राजधानी महोबा को घेर लिया और विजय प्राप्त की। पराजित प्रमादी को संधि करनी पड़ी। इसी युद्ध में आल्हा और उदल नामक दो प्रसिद्ध भाइयों ने महोबा की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। पृथ्वीराज ने चंदेल राज्य को अपने राज्य में नहीं मिलाया, केवल कुछ सीमांत गांवों को ही अपने राज्य में मिलाया।
प्राप्त शिलालेखों तथा कुछ साहित्यिक रचनाओं से विदित होता है कि कुछ वर्षों के भीतर ही चंदेल पुनः शक्तिशाली हो गए और अपने खोए हुए क्षेत्रों पर पुनः अधिकार कर लिया। अगली विजय थी गुजरात पर आक्रमण। पृथ्वीराज व गुजरात के संबंध सोमेश्वर के शासनकाल तक तो मैत्रीपूर्ण थे, लेकिन सोमेश्वर की मृत्यु के बाद में यह संबंध शत्रुतापूर्ण होने लगे। गुजरात के चालुक्यों और सपादलक्ष के चौहानों के मध्य लंबे समय से संघर्ष चला आ रहा था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार संघर्ष का मुख्य कारण आबू नरेश की पुत्री इच्छिन्नी थी, जिसके साथ पृथ्वीराज और गुजरात नरेश भीमदेव द्वितीय दोनों ही विवाह करना चाहते थे। परंतु अधिकांश इतिहासकार इस प्रसंग में रासो की घटनाओं को काल्पनिक मानते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार चौहानों और चालुक्यों के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण दोनों राजवंशों की विस्तारवादी नीति थी। गुजरात के चालुक्य अजमेर के चौहानों को भी अपनी अधीनता में लाना चाहते थे, जबकि पृथ्वीराज अपनी स्वतंत्र सत्ता का विस्तार करना चाहता था। तत्कालीन साहित्यिक रचनाओं एवं शिलालेखों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 1184 ईस्वी के आसपास दोनों पक्षों के बीच किसी स्थान पर अनिर्णायक युद्ध लड़ा गया, परंतु 1187 ईस्वी के आसपास दोनों पक्षों में पुनः मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए। गहडवालों के साथ संघर्ष। परंपराओं के अनुसार पृथ्वीराज चौहान का कन्नौज के गहडवाल नरेश जयचंद के साथ भी युद्ध हुआ, परंतु यह युद्ध कब, क्यों और किन कारणों से हुआ, इसका स्पष्ट उत्तर देना संभव नहीं है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार दिल्ली के राजा अनंगपाल की मृत्यु के बाद उसका नाती पृथ्वीराज तृतीय उसका उत्तराधिकारी बना। उस समय कन्नौज नरेश जयचंद भी अत्यधिक शक्तिशाली शासक था। उसने अनेक युद्धों में विजयश्री प्राप्त कर एक स्वतंत्र और विशाल साम्राज्य की स्थापना करके राजसूय यज्ञ का आयोजन किया और इसी अवसर पर अपनी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर की भी घोषणा की। इसमें भाग लेने के लिए उसने अनेक राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन पृथ्वीराज को अपमानित करने की दृष्टि से उसे निमंत्रित नहीं किया गया और उसकी मूर्ति बनाकर द्वारपाल के स्थान पर रख दी गई। पृथ्वीराज अपने चुने हुए सामंतों एवं सैनिकों के साथ छिपकर घटना स्थल पर पहुंच गया। संयोगिता पहले से ही पृथ्वीराज से विवाह करना चाहती थी। जो ही संयोगिता ने पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में वरमाला डाली, पृथ्वीराज किसी युक्ति से संयोगिता को उठाकर ले गया। कन्नौज की सेना ने उन दोनों को पकड़ने का अथक प्रयास किया, परंतु वे सकुशल अजमेर पहुंच गए और वहां विवाह किया। डॉक्टर ओझा, डॉक्टर त्रिपाठी आदि विद्वान पृथ्वीराज और जयचंद की परस्पर लड़ाई और संयोगिता स्वयंवर की कथा को काल्पनिक मानते हैं। उनका तर्क है कि पृथ्वीराज के युग में राजसूय यज्ञ और स्वयंवर प्रथा समाप्त हो चुकी थी। इसके विपरीत डॉक्टर दशरथ शर्मा ने संयोगिता प्रकरण को ऐतिहासिक सिद्ध करने का प्रयास किया है। इसी प्रकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि परंपरा से मान्यता प्राप्त इस घटना पर संदेह करना ठीक नहीं है। सदियों से प्रचलित कथा में विश्वास की अविरल श्रृंखला ही उसकी सत्यता का प्रमाण है। अधिकांश विद्वानों ने इस कथा को अविश्वसनीय माना है। वास्तव में पृथ्वीराज व जयचंद का संघर्ष दोनों की विस्तारवादी नीति का परिणाम था। दिल्ली और उसके आसपास के प्रदेश के स्वामित्व को लेकर चौहानों और गढ़वालों में जो संघर्ष शुरू हुआ वह एक लंबे समय तक चलता रहा। जयचंद दिल्ली प्रदेश को हस्तगत करना चाहता था, जबकि पृथ्वीराज इसे अपने अधिकार में बनाए रखने के लिए कृत संकल्प था। अतः दोनों में संघर्ष होना स्वाभाविक ही था। इसके अलावा पृथ्वीराज की प्रारंभिक सफलताओं ने जयचंद की ईर्ष्याओं को बढ़ाने का काम किया और अब जयचंद के लिए पृथ्वीराज की बढ़ती हुई शक्ति को रोकना आवश्यक हो गया था। फिर भी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया है कि जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि उत्तर भारत के इन दो शक्तिशाली शासकों में अपनी शक्ति का प्रसार करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से कोई युद्ध हुआ हो। मुसलमानों से संघर्ष। तुर्कों की एक शाखा मध्य एशिया से आकर गजनी व हेरात के मध्य पर्वतीय क्षेत्र गौर में बस गई। इसने गौर के छोटे से राज्य की स्थापना की थी।
1163 ईस्वी में गयासुद्दीन या मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। उसने ख्वारिज्म के शासक को परास्त कर गिज तुर्क को पराजित कर गजनी पर अधिकार कर लिया था। तबकाते नासिरी के अनुसार 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को गजनी का गवर्नर नियुक्त किया गया और इसके 2 वर्ष बाद ही उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। गौरी ने सबसे पहले 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान पर अधिकार करने के बाद 1176 ईस्वी में उसने उच्च के भट्टी राजपूत राज्य पर आक्रमण करके षड्यंत्र और छलकपट के द्वारा उच्च प्रदेश पर अधिकार कर लिया। इन प्रारंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ा पर आक्रमण किया, परंतु गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय ने माउंट आबू के निकट उसे बुरी तरह पराजित किया। गौरी को अत्यंत कठिनाई पूर्वक अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। यह भारत में गौरी की पहली पराजय थी। गौरी इस पराजय से हताश होने वाला व्यक्ति नहीं था। उसने 1179 ईस्वी में पेशावर, जो पंजाब के अधीन था, और उस समय पंजाब में गजनवी वंश के शासक मलिक खुसरो का शासन था, 1185 ईस्वी में सियालकोट पर अधिकार कर लिया। अंत में उसने 1186 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण छलकपट से पंजाब की राजधानी लाहौर पर अधिकार कर लिया। इस विजय के बाद गजनवी वंश का शासन समाप्त हो गया और गौर वंश के शासन की स्थापना हुई। पंजाब विजय से पूर्व गौरी संपूर्ण सिंध प्रांत को जीत चुका था। गौरी की विजयों के परिणाम स्वरूप भारत में उसके अधिकृत प्रदेश की सीमाएं पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमाओं से जा मिली। भारत के भीतरी क्षेत्रों पर अधिकार जमाने के लिए गौरी के लिए दिल्ली और अजमेर को जीतना आवश्यक था। इस वीडियो में इतना ही। अगले भाग में हम पढ़ेंगे तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध।